हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको खान जीएस रिसर्च सेंटर के द्वारा प्रकाशित बायोलॉजी का सेल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। देखिए, इसमें आपको 150 प्लस क्वेश्चन दिया गया है, जिसको मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा सेल चैप्टर को कवर करूंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ बायोलॉजी का। देखिए, जीव विज्ञान किसको कहा जाता है, आप लोग को सबको पता होगा कि इसमें भाई सजीवों का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो ये आपको अरस्तू को कहा जाता है। ये सब बेसिक जानकारी आपको सब लोग को पता होगा। और देखो भाई, बायोलॉजी को 2 पार्ट में बांटा गया है, ये भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, एक को आपको जोलॉजी, एक में जोलॉजी पढ़ने को देखने को मिलेगा और एक में आपको बॉटनी देखने को मिलेगा। बॉटनी तो आपको पता है जोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो जोलॉजी का जनक आपको पता है अरस्तू को कहा जाता है। और बॉटनी का जनक आपको किसको कहा जाता है, तो ये थियोफ्रेटस को कहा जाता है। देखो, थियोफ्रेटस। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बायोलॉजी का बेसिक जानकारी। अब देखिए, हम आज जो आप कवर करेंगे आपको वो सेल चैप्टर कवर करेंगे। इसमें 150 क्वेश्चन दिया गया है, तो हम सेल चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए थोड़ा सा सेल के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखो भाई, सेल जो होता है मतलब कोशिका का प्रत्येक, जितना भी आपको देखने को मिलेगा, कोशिका प्रत्येक जीवधारी के जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है एक प्रकार का। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जीवधारियों का जो शरीर जो होता है ना, वो कोशिका की, हमारा जो शरीर बना हुआ है वो सब किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेल से, जो कि अक्सर लोग गलती करता है। देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज तो आपको पढ़े होंगे सब। खोज किसने किया था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक किया था। रॉबर्ट हुक सेल का खोज करता है, लेकिन ये कौन सा सेल का करता है ये आपको पता नहीं होगा। देखो, मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, मृत कोशिका आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक किया था। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी भी इसको बोला जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साइटोलॉजी। तो ये तो हो गया मृत कोशिका का खोज इसने किया था। और जीवित कोशिका से आपसे अगर पूछ लिया जाए, देखो, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका का खोज भाई 1674 ईस्वी में एंटोनियो वान लुवेनहॉग ने किया था। ये लुवेनहॉग नाम याद रखना भाई, लुवेनहॉग ने जीवित कोशिका का खोज किया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, आप एक पढ़े भी होंगे स्लाइडेन एंड स्वान भी, जो कोशिका सिद्धांत दिया था सलाइडेन एंड स्वान के बारे में, तो पता ही होगा आपको। ठीक है, और आपको सबसे छोटी कोशिका देखो किसको कहा जाता है, देखो सबसे छोटी कोशिका आती है, सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है आपको माइक्रोप्लाज्मा को। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी तो आप लोगों को भी पता होगा, बड़ी कोशिका किसको कहा जाता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और सबसे लंबी अगर पूछ लिया जाए तो ये तंत्रिका तंत्र होता है, तो आप तंत्रिका तंत्र भी याद रखना। सबसे बड़ी कोशिका, तो ये 3-4 पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। अगर ये चीज़ आपसे घुमा के पूछ दिया जाए कि मानव में सबसे बड़ी तो मानव में बड़ी कोशिका पता कौन सा होता है, ओवम होता है। तो इसको आप लोग याद रखना, जिसको हम लोग हिंदी में अंडाणु कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा है तो छोटा भी देख लो। छोटी कोशिका कौन सा होगा, तो ये स्पर्म होता है। ठीक है, स्पर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। तो ये सब बेसिक जानकारी है, इतना तो आप लोग को पता होगा। तो आइए हम अब क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो उसको सेल कहा जाता है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को भाई साइटोलॉजी कहा जाता है। देखो, डर्मेटोलॉजी में भाई स्किन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चमड़ी का, स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। हिस्टोलॉजी में आपका ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। और ये ऑर्थोलॉजी में भाई पक्षी का अध्ययन किया जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अभी मैं तुरंत बताया हूँ, कोशिका विज्ञान का जनक आपको रॉबर्ट हुक को कहा जाता है।
और देखिए ये रॉबर्ट कोच दिया गया है, यहाँ से देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉबर्ट कोच देखो हैजा प्लस टीबी दोनों जीवाणु से होता है, तो इन्हें जीवाणु का खोज किसने किया था, तो ये आपको रॉबर्ट कोच किए थे, तो इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी जीव बने होते हैं, तो सभी जो जितने भी जीव जो होते हैं, आपको मैं बताया था कि सभी जो जीव रहेंगे आपको कोशिका से ही बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था, तो आपको मैं बताया था कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया है, तो रॉबर्ट ने कोशिका की खोज आपको 1665 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था, देखो सबसे पहले कहाँ पे देखे थे, तो ये कॉर्क में देखे थे, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है एक प्रकार का छोटा कमरा होता है ये। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन सा है, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के जो लेखक है भाई वो आपको रॉबर्ट हुक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एक जीवित कोशिका की खोज आपको बताया था कि लुवेनहॉग ने किया था। कब किया था, तो 1674 ईस्वी में किए थे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, देखो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और देखो ये वाटसन और क्रिक, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने डीएनए की खोज किया था भाई, डीएनए की खोज, तो इसको आप लोग याद रखना। और इसीलिए आपको 1962 में ये दोनों को आपको रसायन का नोबेल भी दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में जीवदर्भ की खोज किसने किया था, तो कोशिका में जीवदर्भ का जो खोज किए थे वो पुरकुंजे किए थे। देखिए कोशिका में जीवदर्भ जो होता है ना एक प्रकार का गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। और इसमें 80% आपको जल देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये भी 2 पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, तो ये आपको जो बोले थे वो रुडोल्फ विर्चू बोले थे। अगला क्वेश्चन है देखिए, ओमनिसिस सेलुला ए सेलुला किसने कहा था, तो ये आपको किसने कहा था, तो ये रुडोल्फ विर्चू बोले थे। ये 15 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है, तो जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली का बना होता है। और देखो कोशिका झिल्ली में ना भाई जंतु प्लस पादप दोनों होता है, ये भी आप लोग इसको याद रख लेना। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो कोशिका भित्ति है ये किसका जो बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है, बहुत एग्जाम में आया है, ठीक है, सेलुलोज। और ये आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि देखो यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा, देखो कैसे यहाँ से पूछता है एग्जाम में कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति, या तो यहाँ देखो गलती कर दोगे आप लोग, तो ये काइटिन की बनी होती है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, पादप कोशिका की बाह्य आवरण तो कोशिका भित्ति हो कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है, तो ये आपको कोशिका भित्ति नहीं होती है। जीवदर में सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपको बताया था जीवदर में सबसे ज़्यादा आपको जल देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, तो देखिए इसमें राइबोसोम होता है। और देखो भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको इसमें सभी अंग नहीं पाया जाता है, तो ये भी आपके लिए याद रखना, इसमें सभी अंग देखने को नहीं मिलता है। जबकि जस्ट इसका उल्टा जाओगे आपको यूकैरियोटिक कोशिका में आगे बताऊंगा उसमें सभी अंग का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है सिवाय छोड़कर, तो ये माइट्रोप्लाज्मा को छोड़कर पाया जाता है। निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है, तो किसमें है आपको, तो ये आपको जीवित कोशिका में, देखो जीवाणु कोशिका में नग्न के बराबर देखने को मिलता है। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, तो ये आपको अमीबा जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। देखिए आ गया यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका भाई देखो प्रोटिस्ट में भी पाया जाएगा, जंतुओं में पाया जाएगा और पादप में भी पाया जाएगा, तो इसका आंसर इनमें से सभी होता है, मतलब सभी अंग इसमें पाए जाते ही मैं बताया था कि यूकैरियोटिका में आपको सभी अंग का निर्माण होता है जबकि उसमें सभी अंग का निर्माण नहीं होता है, तो इसको आप लोग याद रखना। एक चीज़ और, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में, तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर, खाली स्थान केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए जंतु कोशिका में कौन कौन नहीं पाया जाएगा, तो ये देखिए इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो ये प्लासिड उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, कोशिका अनुपस्थित किस में होता है, तो ये जंतु में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था, तो इसको रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखे थे। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो शैवालों की कोशिका बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो ये सेलुलोज का बना होता है। देखिए यहाँ काइटिन देखो आ गया, तो काइटिन को बताया था ना, ये पूछता है एग्जाम में कवक की कोशिका, कवक की कोशिका जो होता है भैया वो बना होता है काइटिन का, तो दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, पादप के कोशिका भित्ति में पाया जाता है, तो पादप के कोशिका में सारे पाया जाएगा, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, आपको गलत छांटना है। तो देखिए लिग्निन मजबूत होता है, ये सही है। क्यूटिन जल ह्रास से बचाता है, ये भी सही है। सुबेरिन जल संवाहक है, नहीं सुबेरिन देखो भैया जल संवाहक नहीं है, आपका ये वाला गलत हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली देखो प्रोटीन का भी बना होता है और लिपिड भी इसमें साथ में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णात्मक परागम्य झिल्ली है, तो ये वर्णात्मक परागम्य झिल्ली जो है आपको वो आपको कोशिका झिल्ली है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार हो जाते हैं, तो ये किसके माध्यम से होता है, ये विसरण के माध्यम से भी और परसरण के माध्यम से भी होता है, जिसका आंसर दोनों हो जाएगा। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से होते हुए जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको भैया परासरण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल खाली स्थान से देखा जा सकता है। देखो प्लाज्मा झिल्ली को अगर आपको देखना है तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मार्केट से लाना पड़ेगा। जीवदर्भ किसका सम्मिलित रूप है, तो जीवदर्भ देखो जो कोशिका दर्भ का है और केंद्रक दर्भ का है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना। देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, देखो इसमें भाई कंफ्यूजन है थोड़ा सा, खान सर जो आंसर दिए हैं वो कोलिकर दिए हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी भी जरूर देख लेना, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं सब जगह कि भैया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है, अल्टमैन ने किया है, सब पढ़े होंगे, ठीक है। 1866 ईस्वी में करते हैं ये अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। तो एनसीईआरटी एक बार इसको बुक देख लेना, अगर कोलिकर दिया रहा है तो आप कोलिकर आंसर लगाना, अगर अल्टमैन नहीं दिया रहेगा तो इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखना, सूत्र कणिका हिंदी में, ठीक है। एक क्वेश्चन जो माइटोकॉन्ड्रिया से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस, कम से कम तो 50 बार आया एग्जाम में, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस, तो इसको याद रखना भाई, ये 50 बार एग्जाम में आया है, ठीक है, कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। तो इसको आप हो गया क्लियर सबका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो नाम तो ठीक है बेंडा दिया था नाम, ये सबको पता होगा, 1898 ईस्वी में बेंडा ने नाम दिया था, तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए अगला देखिए, क्रेब्स चक्र की घटना, क्रेब्स चक्र भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है, तो क्रेब्स चक्र के जो घटना होता है भाई वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखने को मिलता है, और इसमें पता है क्रेब्स चक्र में आपको एटीपी भी इसमें मिलता है और ग्लूकोज, तो ये दोनों पाया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए 40 नंबर देखिए, निम्न अभिक्रिया में होती है, देखिए एक प्रकार का ये अभिक्रिया दिया गया है जिसमें आपको पायरूवेट और जल, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एटीपी मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। ये कोशिका की शक्तिगिरी देखो आ गया, कोशिका की शक्तिगिरी किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, ये हिंदी में लिखा हुआ है शक्तिगिरी, इसी को पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, देखो ये लाइसोसोम, इसीलिए तो इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ये भी आत्महत्या की थैली याद रखना, आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भैया कोशिका को नष्ट कर देता है।
देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था। तो लाइसोसोम की खोज भाई डी डोवे जी करते हैं। लाइसोसोम को कहा जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, लाइसोसोम को देखो पाचक थैली भी बोला जाता है और आत्महत्या की भी थैली बोला जाता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखना। एक देखो प्रोटीन का फैक्ट्री आपको किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम। एक सब एकदम एग्जाम में सीधा टपकता है एकदम, इसको याद रखना। आत्महत्या की थैली आपको बता दिया, लाइसोसोम है ये इसका। तो ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है। देखिए रंगहीन लवक आपसे पूछा जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। कहता है जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। देखिए कोशिका का रसोई घर आपको क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, ये भी बीबीआई क्वेश्चन है जी। चलिए रसोई हो गया। पत्तियों का पीला रंग, देखो आपसे पीला पूछ रहा है, तो पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है। तो ये कैरोटीनॉइड के कारण होता है पीला रंग। और ये क्लोरोफिल के कारण तो आपको पता होगा, हरा के कारण होता है। और कैप्सोसिस, देखो कैप्सोसिस के कारण मिर्ची थोड़ा सा आपको तीखा लगता है। ठीक है, मिर्ची आपको तीखा देखने को मिलेगा। चलिए अच्छा, एक और लाइकोपिन भी देखा हुआ है। देखो लाइकोपिन भी दिया गया है, तो लाइकोपिन के कारण आपको पता है टमाटर लाल होता है। तो इसको भी भाई याद रखना। चलिए ये हो गया। हाँ, पर्णहरित में उपस्थित होता है। देखो पर्णहरित में उपस्थित क्या होता है, तो ये सब आपको पढ़े होंगे। इसमें आपको मैग्नीशियम होता है। खाली स्थान में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, तो इसको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, इसकी खोज प्लेड ने किया था, ठीक है। या प्रोटीन और आरएनए में बना होता है, ये भी सही है। या केंद्रिका में बनता है, ये भी सही है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता नहीं, आप राइबोसोम को नहीं देख पाओगे। ठीक है, चलिए देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम को कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो आपको देखो कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग होता है इसमें, और पलाइड कण भी इसमें होता है। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो देखो दोनों में क्या पाया जाएगा, तो दोनों में भैया राइबोसोम कॉमन होता है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। अगला, अंतःप्रायदर्भी जालिका अनुपस्थित होता है। तो ये किसमें आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा लाल रक्त कोशिका में। खुरदरी अंतःप्रायदर्भी जालिका के साथ खाली स्थान लगे होते हैं, तो उसमें आपको राइबोसोम लगा होता है। अंतःप्रायदर्भी जालिका की खोज किसने किया था, तो ये पोर्टर किए थे। देखिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी उपकरण की खोज किसने किया था, तो गोल्जी उपकरण की खोज जो है कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। ईआर में उपस्थित पदार्थ खाली स्थान पैक किए जाते हैं। तो ईआर में जो पैक किया जाएगा वो गोल्जी उपकरण को किए जाते हैं। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो लाइसोसोम का निर्माण भाई गोल्जी उपकरण करता है। देखिए गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, देखिए गोल्जी उपकरण का जो कार्य नहीं है, देखिए जटिल शक्कर का निर्माण करता है, ये सही है। लाइसोसोम का निर्माण करता है, ये भी सही है। कोशिका भित्ति और झिल्ली का निर्माण के भाग लेता है, हाँ भाग लेता है। राइबोसोम का निर्माण ये नहीं करेगा भाई। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपको पादप कोशिका कहाँ गया, हाँ पादप कोशिका का निर्माण, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग पूछ रहा है, तो ये रसधानी हो जाएगा जी। अच्छा, किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है, तो ये सबसे छोटा कोशिकांग आपको माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, देखिए जंतु कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिकांग है आपको केंद्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो लाल रक्त कोशिका में आपको लाइसोसोम भी होता है, गोल्जी उपकरण भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण होता है, तो ये डीऑक्सोसोम होता है। इसमें टोनोप्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली होती है। टोनोप्लास्ट आपको रसधानी में देखने को मिलता है। देखिए सेंटोसोम की खोज किसने किया था, देखिए एग्जाम में बहुत बार आया है सेंटोसोम, तो इसको बेंडोन ने इसको खोज किया था सेंटोसोम का। 70 नंबर खोज, खाली स्थान सेंटोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। देखिए सेंटोसोम का जो कार्य है आपका कोशिका विभाजन में बहुत काम करता है। ये खाली स्थान रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है, तो पादप कोशिका को जो भैया रसधानी बहुत बड़ा होता है।
देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है भैया, गैल्जी उपकरण को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक रसधानी का कार्य नहीं है? देखिए रसधानी का कार्य कौन नहीं है, ये सब पूछा जा रहा है। तो पादप कोशिकाओं में यह दृढ़ता प्रदान करता है, एकदम सही है। या प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है, ये भी सही है। या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, हाँ थोड़ा बहुत करता है। और ये इसका जो आंसर होगा डी होगा, ये कोशांकीय और अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट होता है, ये इसका निर्माण नहीं करता है। नहीं, ये आपको करता है, ये कोशिकीय जीव में या अतिरिक्त पानी में उपस्थित करता है। ये या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, नहीं ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। इसका आंसर जो होगा भाई सी होगा, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? देखिए बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। कोशिका जो मस्तिष्क है वो आपको केंद्र को कहा जाता है, सेंटर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो कोशिका का जो केंद्रक यानी सेंटर का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन किया था। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? तो माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका का केंद्रक का अभाव पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसे संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्रोमैटिन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट, देखो VBI क्वेश्चन है ये भी जी। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आपको पता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है इसको, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस प्रोटीन, अगर तीनों मिला दिया जाए आपको, एक तरफ डीएनए एक तरफ हिस्टोन और प्रोटीन, तो ये क्या चीज़ का निर्माण करेगा? तो ये न्यूक्लियोम का काम करेगा, और ये क्रोमैटिन भी बनाएगा, और ये गुणसूत्र भी बनाएगा। इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन खाली स्थान संगठन में पाया जाता है, तो ये गुणसूत्र में पाया जाता है। देखिए गुणसूत्र का खोज किसने किया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होप मिस्टर किए थे, याद रखना इसको, होप मिस्टर को, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कि अणु में कोशिका का निर्माण एवं संगठन के सभी सूचनाओं होती है। तो डीएनए में आपको सभी सूचना का काम किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? ये देखो VBI क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है, तो आनुवांशिकी का वाहक किसको कहेगा? ये गुणसूत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है खाली स्थान आनुवांशिकी पदार्थ और खाली स्थान इसी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इस इकाई को देखो भैया क्या कहा जाएगा? डीएनए और जीन कहा जाएगा। डीएनए और जीन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है गुणसूत्र का भाग नहीं है, तो ये सेंट्रोसोम जो होता है ना, वो गुणसूत्र के पार्ट नहीं है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स, जिसको अर्ध गुणसूत्र, जिस बिंदु पर संगलन होते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? देखिए साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? तो इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? देखिए सर क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कोरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? तो कोरियोनाइसिस का मतलब होता है केंद्रिका का विभाजन का पार्ट है ये। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान में एक कोशिका विभाजन होकर दो संचित कोशिका का निर्माण करता है। देखिए एक कोशिका टूटता है और दो कोशिका का निर्माण करता है, तो वैसे कोशिका को भैया समसूत्री विभाजन कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो देखो समसूत्री विभाजन किसको कहा जाता है? इसमें कोशिका विभाजन होकर दो संतति के कोशिका का निर्माण करता है। और यही दो पार्ट जब ये 4 पार्ट में टूटता है ना, तो उसी को आपको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया भी गया है, खाली स्थान एक कोशिका विभाजन होकर 4 संतति कोशिका का निर्माण किसमें होता है? तो ये आपको भैया अर्धसूत्री में होता है। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। तो ये किस में करते हैं? तो ये आपको शुक्राणु भी करेगा और अंडाणु भी करेगा, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला है निकालने के लिए गुणसूत्र को, अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मेट से आप निकाल सकते हैं। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अगर 2n दिया है और समसूत्री के विभाजन गुणसूत्रों की के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी, तो इसको कितना गुना हो जाएगा? तो ये अभी आपका 2 गुना हो जाएगा।
देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए खाली स्थान 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आपको पता है मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें किसमें, तो युग्मनज के लिए ये आपको देखने को मिलता है, जिसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए बहुत सारे गुणसूत्र है जिसके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो वो कबूतर पूछा गया है, जो पूछा गया मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। कबूतर में जो गुणसूत्रों की संख्या भैया 80 पाया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। घोड़ा में आपको 64 पाया जाता है, इसको भी याद रखना। घोड़ा में 64 होते हैं गुणसूत्रों की संख्या। कुत्ता वाला भी पूछा गया है, तो कुत्ता में जो भैया गुणसूत्रों की संख्या कितना है, 78 है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। मच्छर में भी पूछा गया है, जो मैं पूछा गया वही बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारा चीज़ों में पाया जाता है, मच्छर में 6 गुणसूत्र आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना, सर्वाधिक गुणसूत्र किसी में मिलेगा, तो एक देखो भाई होता है आपको ये टेरिडोफाइटस, देखो टेरिडोफाइटस, इसमें भैया सर्वाधिक 1600 होता है गुणसूत्र। तो ये टेरिफाइटस वाला याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। तो ये देखिए डिप्लोटीन जो होता है ना, समसूत्री विभाजन का चरण नहीं होता है। देखिए 96 नंबर, खाली स्थान समसूत्री विभाजन का अंतिम चरण है। देखो समसूत्री विभाजन का अंतिम जो चरण होता है वो टेलोफेज के अंतर्गत आता है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। तो ये किस में गायब हो जाता है, तो ये आपको प्रोफेज में गायब हो जाते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो ये मेटाफेज में जो होता है गुणसूत्र आपको मध्य रेखा पर स्थित होता है। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। तो दुगनी जो होता है आपको एन फेज में दुगनी हो जाता है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो ये आपको टेलीफेज में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल देखो बहुत बढ़िया है। 101 नंबर देखते हैं, खाली स्थान के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ये आधी कब हो जाती है, तब जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। खाली स्थान कभी विभाजित नहीं होती। देखो तंत्रिका कोशिका जो भैया कभी विभाजित नहीं होता है। खाली स्थान के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। तो राइबोसोम डीएनए किस में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियम भी होता है, लवक में भी होता है। इसका आंसर है वो भी दोनों हो जाएगा। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है आपको ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग है। देखिए झिल्ली रहित पूछा जा रहा है आपसे, तो झिल्ली रहित कोशिकांग जो आपको राइबोसोम है। खाली स्थान में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो इसे इनमें से सभी में होता है। मानव कोशिका की संदरी के संदर्भ में कौन सा कथन है। देखो ये पूछ रहा है कि मानव कोशिका के संदर्भ में, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, संदर्भ में सही कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए सभी लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका आपको पता है तंत्रिका होती है, सबसे छोटी कोशिका आपको शुक्राणु होता है, और सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडा का होता है। और इनमें से सभी, इसका आंसर सारा सही है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका तो आपको मैं बताया था शुतुरमुर्ग का होता है। और ये माइक्रोप्लाज्मा जो होता है भैया सबसे छोटा होता है, ठीक है। चलिए सबसे छोटा कोशिका देखो, आइए एग्जाम पूछ लिया, तो सबसे छोटा किसी का होता है, तो सबसे छोटा आपको माइक्रोप्लाज्मा का होता है। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है, तो एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई भैया 1 मीटर का होगा। खाली स्थान कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कब कहा जाता है। देखो कोशिका विज्ञान का क्लासिकल युग तो ये 19वीं शताब्दी में बोला जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, लवण की खोज किसने की। तो लवण की खोज भैया जो हिक्कल किए थे। केंद्रक में कोशिका की खोज किसने किया है, तो ये फोंटाना किए हैं। ये दोनों देखो इंपॉर्टेंट है जी। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो देखो कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या आपको कितना देखने को मिलेगा। देखिए कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या आपको 78 है। आपको तो मनुष्य में आपको बताया था 23 जोड़ा पाया जाता है, यानी 46 होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मेढक वाला भी पूछता है एग्जाम में जी, मेढक भी याद रखना। मेढक में जो होता है वो देखो 13 जोड़े होते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखना। बिल्ली वाला भी पूछ सकता है एग्जाम में। बिल्ली जो होता है इसमें आपको 19 होते हैं, 19 जोड़े, ठीक है। अब घोड़ा तो मैं बता ही दिया पहले, 32 वाला होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। देखो आलू में जो गुणसूत्रों की संख्या होता है वो आपको 48 होता है।
देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा दिया गया। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक आपको भैया अरुण कुमार को कहा जाता है। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? नाभि के अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। देखिए सौर ऊर्जा जो एटीपी में आपको बदल देगा तो वो बदलता है आपको क्लोरोप्लास्ट में। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसको देखो आईएएस प्री में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्रयास लघुत्तम स्वजीवी कोशिका है, सही पूछा रहा है ना। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शकरा की बनी होती है, नहीं। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, इसका जो आंसर होगा भाई सी हो जाएगा। साधारण मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो आपको बताया था 23 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितने होते हैं वही पूछा जा रहा है। ये भी 23 जोड़ा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? आपको जीवों में बहुत ज़्यादा विविधता पाया जाता है, तो ये आपको पढ़े होंगे उसका उत्परिवर्तनवाद का नियम। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? ये क्वेश्चन देखो भैया यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। ये कितना बार इसको मैं भी लिया हूँ टेस्ट में। सब लोग तितली मार देगा, तितली मारेगा तो जाओगे बोरा में। इसका आंसर जो होगा भाई छिपकली होगा। तो इसको आप लोग जरूर याद रखना है, इसमें लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं पाया जाता है। देखिए 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो ये कोशिका भित्ति इसका आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो इसमें सेलुलोज और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ये सारे क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है एकदम इम्पोर्टेंट है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ये आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया की। भाषा देखो, भाषा कैसे चेंज हो जा रहा है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली आपको प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, घुमा के पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए अगला है, देखिए प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो इसमें देखो अंतः जालिका का भूमिका जो सबसे ज़्यादा होता है, अंतः भूमिका जालिका और राइबोसोम का। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिकाएं बनती है? तो लासिका कोशिकाएं का जो निर्माण होता है भाई वो तिल्ली में होता है। देखिए स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार कीजिए? तो इस पर आपको विचार करना है। चलिए, कहता है बीज पोटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, नहीं। स्तंभ कोशिका बीज पुटुकों को नष्ट करके बिना प्राप्त की जा सकती है, नहीं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल पर स्वयं ही पात्रों में संजीवित होते हैं। इसका तीसरा वाला जो आंसर है ये आपका सही है। चलिए, भारतीय अनुसंधान केंद्रों को कोशिका रेखाओं को भी सृजित किया जाता है। इसे कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। ये 4 नंबर वाला भी देखो भाई सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा तीसरा और चौथा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के संदर्भ में कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? देखिए असत्य आपसे छांटना है, तो असत्य जो है केवल भ्रूण में एम्ब्रियो में पाया जाता है, ये आपका गलत है। तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्रमित कोशिका जंतु के कोशिकीय आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन बड़े लेवल का है, इसमें भी आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको बोला जाता है भैया एमोप्टोसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो इसमें कौन करेगा? तो ये तो एटीपी किस में होता है? तो आपको क्रेब्स चक्र में देखने को मिलता है। ये भी आरएस का क्वेश्चन पूछा हुआ। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका के कोई एंजाइम नहीं होता है? देखो कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पूछा जाता, ये आपसे पूछ रहा है। तो किसमें नहीं? तो ये आपको विषाणु में नहीं देखने को मिलेगा। कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? तो ये भी आपको पता है। पावर सेल कितना बार आया है ये क्वेश्चन पूछता है ये क्वेश्चन हमेशा। डीएनए की खोज, तो डीएनए खोज आपको बताया था वाटसन और क्रिक दोनों मिलकर किया था, इसलिए दोनों को रसायन में नोबेल प्राइज भी दोनों को दिया गया था। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया, समवहनी यानी वैक्सूकुलर पौधे के
पानी के ऊपरी किससे पाया जाता है? देखिए संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ये किससे जाता है? तो ये तो पता है, वो जाइलम के द्वारा पौधा पानी ऊपर से जाता है। पुरुष जीन में संगठक है तो पुरुष जीन में क्या पाया जाएगा? तो पुरुष जीन में आपको XY पाया जाता है। और पता है लिंग का निर्धारण आपको पता है पुरुष के द्वारा से ही होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण आपको पता है हरगोविंद खुराना किए थे। तना काट आम और उस पर प्रबंधक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए तना काट के लिए तो आपको पता है गन्ना, आप गांव में रहेंगे तो गन्ना तना काट के ही उसको रोपा जाता है। 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से ज़्यादा तो किस में पाया जाता है? ये आपको जल में देखने को मिलता है। 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ आपको जल है। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो ये आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से आपका पता चल जाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवन के आधारभूत इकाई है? तो ये तो सबको पता है, शुरुआत में बताया था कोशिका है जो अपने जीवन का आधारभूत इकाई है और सारा चीज़ कोशिका, जितना भी जीव जंतु है सब कोशिका का ही बना होता है। जंतु एवं पादप में नई कोशिका को निर्माण होता है। तो जंतु और पादपों को नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो ये पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर सी होगा। झिल्ली रहित अंगक यानी राइबोसोम मिलते हैं। तो ये राइबोसोम कहाँ मिलते हैं? तो ये आपको दोनों कोशिकांग में आपको देखने को मिलेगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो ये किसके था? तो ये हरित लवक के द्वारा संचित किया जाता है। देखिए 149 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये राइबोसोम में होता है। जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है? तो जैव कोशिका में सेलुलोज और कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है। देखिए DNA की जो श्रृंखला होता है वो किससे बनी होती है? तो ये हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। DNA बहुलक है। तो DNA बहुलक आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स का ये एक प्रकार का बहुलक है। तो इस प्रकार से मैंने सेल चैप्टर आपका पूरा कवर कर दिया हूँ। इसमें 152 क्वेश्चन दिया गया था जिसको मैं पूरा करवा दिया हूँ। ये दूसरा चैप्टर है खान सर का, जो दूसरा चैप्टर होगा बायोलॉजी का वो होगा आपको कोशिका विभाजन। तो इसमें भी आपको 150 क्वेश्चन दिया गया है। सारे क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। मैं इसका दूसरा वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा, आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक जो होगा आपका वो कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन, इसमें भी 150+ क्वेश्चन दिया गया है, तो जिसका मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।